स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं और सभी स्टूडेंट्स जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनका 24 मार्च से बोर्ड एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, उनके लिए, चाहे वो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हों, चाहे आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट हों, चाहे उनकी साहित्यिक हिंदी हो, चाहे उनकी सामान्य हिंदी हो, सभी के लिए ये आज जो वीडियो मैं देने जा रहा हूँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और इसको पूरा कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर से जो मैं ये एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, इस चैप्टर में मैं एक एक जो इसका पैसेज होगा पद गद्य का, मैं पूरा एक एक पैसेज को एक्सप्लेन करूँगा, प्लस इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं वो एक्सप्लेन करूँगा। तो लास्ट तक आपको देखना है, पूरा देखना है, कंप्लीट देखना है और साथ ही साथ तैयार करना है, क्योंकि पहले चैप्टर से बहुत ज़्यादा आता है, समझ लीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। मैं चेतन प्रताप एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एक्सपी क्लासेस में। तो राष्ट्र का स्वरूप, वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पहला जो पैसेज है उसको समझते हैं। भूमि, भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। यानी धरती, धरती पर रहने वाले लोग और उन लोगों की संस्कृति, संस्कृति का अर्थ है उनके रहन सहन का जो तरीका है उसको संस्कृति बोलते हैं। इन तीनों के सम्मिलन यानी मिलाकर ही इन तीनों से राष्ट्र बनता है। लेखक कहते हैं भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। यानी जो ये धरती है उसका निर्माण देवों के द्वारा अर्थात ईश्वर के द्वारा किया गया है और ये अनंत काल से है धरती और अनंत काल तक रहेगा। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है और ये मनुष्य का बहुत आवश्यक कर्तव्य है कि धरती के भौतिक रूप यानी जो उसका आकार प्रकार है, ढांचा है, जो उसकी ज्योग्राफी है, उसके प्रति, उसके सौंदर्य के प्रति। अब धरती का सौंदर्य का अर्थ इधर हुआ कि जो पर्वत, वन, झरने, नदी, समुद्र, ये सारे पृथ्वी के सौंदर्य के तत्व हैं। तो इसके प्रति और समृद्धि के प्रति यानी धरती को समृद्ध करने के प्रति हमें सचेत होने की आवश्यकता है, ये हमारा कर्तव्य भी है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे, यानी धरती के पार्थिव स्वरूप यानी धरती का जो भौतिक रूप है, पार्थिव माने मिट्टी, मिट्टी का जो स्वरूप है यानी धरती का जो भौतिक रूप है, उसके प्रति हमें अधिक से अधिक जागरूक होने की आवश्यकता है। उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो जाएगी। यानी जितना हम धरती के प्रति सचेत होंगे, जागरूक होंगे, उतनी ज़्यादा हमारे अंदर राष्ट्रीयता अर्थात देशभक्ति की भावना जागृत होगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। अगर देखा जाए तो ये जो धरती है, अगर हम इसके प्रति सचेत होते हैं तो निश्चित ही हमारे अंदर एक वो चेतना जागृत होती है जो राष्ट्र के प्रति हमें सजग करती है, राष्ट्रवाद उत्पन्न करती है हमारे अंदर, और फिर राष्ट्रीयता से संबंधित विचार भी हमें उत्पन्न होते हैं। यानी ये राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है धरती। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती। यानी कोई भी देश या किसी भी देश की संस्कृति या कोई भी राष्ट्र या किसी भी देश की राष्ट्रीयता अगर धरती के भौतिक स्वरूप से संबंधित नहीं है तो फिर वो निर्मूल है, उसका कोई मतलब नहीं, उसकी कोई बात ही करना बेकार है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा, माने खिलेगा। यानी राष्ट्रीयता की भावना जितनी अधिक गहरी होगी उतना ही ज़्यादा राष्ट्रीय भावों का अंकुर हमारे अंदर फूटेगा। अगर हमारे अंदर राष्ट्रीयता का भाव बहुत ज़्यादा है तो देशभक्ति फूट फूट के निकलेगी। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत माने शुरू से लेकर अंत तक जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता, महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। लेखक ने यहाँ धरती की आद्योपांत, उसके भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना कर्तव्य बताया है, उसकी सुंदरता की जानकारी रखना कर्तव्य बताया है, उसकी उपयोगिता की जानकारी रखना कर्तव्य बताया है और उसकी महिमा की जानकारी रखना भी कर्तव्य बताया है। अब इसके अंतर्गत पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यहाँ मैं उन क्वेश्चंस को आपको डिस्कस करूँगा, उनका उत्तर मैं आपको समझाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन ये अमूमन आता है, उपर्युक्त गद्यांश के शीर्षक तथा लेखक का नाम लिखिए। तो उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप और इसके लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। अगला है राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है।
तो राष्ट्र भूमि के प्रति ऊपर बताया गया है हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है कि हम राष्ट्र के भौतिक स्वरूप, उसके सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत रहें। ठीक, ये हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है? किस प्रकार की राष्ट्रीयता? वह राष्ट्रीयता जिसमें पृथ्वी के जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती वो निर्मूल कही जाती है ना। समझ गए? अगर पैसेज को बहुत अच्छे से समझा तो ही आंसर दे पाएंगे आप। ठीक है, तो लेखक ने उस राष्ट्रीयता को निरर्थक तथा निर्मूल कहा है जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है? तो ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय विचारधारा की जननी है, ये कहा गया इधर। ठीक है, समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या पर करना है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। तो अपन जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल पृथ्वी के भौतिक स्वरूप के प्रति हमें सचेत करते हुए कहते हैं कि हमारी जड़ें पृथ्वी में, यानी राष्ट्रीयता के प्रति, फिर से लिखेंगे, वो सचेत करते हुए कहते हैं कि राष्ट्रीयता के प्रति जितनी गहरी हमारे अंदर समझ होगी, यानी समझ होने के साथ साथ धरती से जितना हम गहरा लगाव से जुड़े होंगे उतना ही ज़्यादा हमारे अंदर राष्ट्रीय भाव फूटेंगे, खिलेंगे। फिर आगे वो कहते हैं इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक है। इसके लिए अब आगे इसकी व्याख्या में लिखेंगे, इसके लिए लेखक ने पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की संपूर्ण जानकारी रखना कर्तव्य बताया है। साथ ही साथ यह कहा है कि हमें पृथ्वी के सुंदरता, उसकी उपयोगिता और महिमा को भी समझना चाहिए। ये इसकी व्याख्या हो गई। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भूमि का निर्माण किसने किया है और कब से है? तो भूमि का निर्माण देवताओं ने किया है और यह अनादिकाल से है। पृथ्वी के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक रहने का परिणाम क्या होगा? सीधी सी बात है, अगर हम पृथ्वी के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक रहेंगे तो हमारी राष्ट्रीयता बलवान होगी। ये आंसर दिया है इसका इसमें। तो क्या होगा? भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक रहने का परिणाम यह होगा कि हमारे अंदर राष्ट्रीयता की भावना मजबूत होगी। इसके बाद अगला है, किसके सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है? तो भूमि पर रहने वाले जन की संस्कृति और भूमि, यानी शुरुआत से लिखेंगे भूमि, भूमि पर रहने वाले लोग तथा उनकी संस्कृति के सम्मिलन से राष्ट्र का निर्माण या राष्ट्र का स्वरूप बनता है। अब अगला क्वेश्चन है, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है? तो यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। हमारी राष्ट्रीयता कैसे बलवती होगी? तो हमारी राष्ट्रीयता कैसे बलवती होगी कि जितना हम पृथ्वी के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक होंगे उतनी हमारी राष्ट्रीयता बलवती होगी। तो आंसर क्या होगा कि जितना हम पृथ्वी के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक होंगे उतनी ही ज़्यादा हमारी राष्ट्रीयता की भावना बलवती होगी, अर्थात मजबूत होगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा पूरा। अब दूसरा इसका गद्यांश चलते हैं। दूसरा गद्यांश है, मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पहला अंग हो गई भूमि, दूसरा अंग क्या है? मातृभूमि पर निवास करने। अब मातृभूमि शब्द क्यों कहा, भूमि क्यों नहीं कहा? तो किसी भी देश के अंतर्गत जो भूमि होती है उसको मातृभूमि कहते हैं। ठीक, तो मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य जो हैं वो राष्ट्र का दूसरा अंग माने जाते हैं। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। यानी धरती पर मनुष्यों, यानी पृथ्वी तो हो लेकिन उस पर रहने वाले लोग ना हो तो फिर राष्ट्र की कल्पना ही बेकार है। फिर राष्ट्र किसको कहेंगे? पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। यानी पृथ्वी और जब लोग मिलेंगे, इनका सम्मिलन ही, यानी इनका जोड़ ही राष्ट्र है। आगे देखें, जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। यानी लोग होंगे तभी पृथ्वी को हम मातृभूमि कहेंगे। अकेली भूमि होना तो भूमि का भाग हो गया मात्र। ठीक, पृथ्वी माता और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। यानी माता जो है वो पृथ्वी है और उस पर निवास करने वाले लोग पुत्र हैं। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, कि माता भूमि है और पुत्रो अहम पृथिव्या, और मैं अहम माने मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ।
जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। अगर जो इस सूत्र को अनुभव करेगा कि मैं पुत्र हूँ और धरती माता है, तो निश्चित ही उसमें राष्ट्रीयता की भावना जागृत होगी। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। अगर ये भावना होगी तभी राष्ट्र निर्माण के अंकुर भी उत्पन्न हो सकेंगे। अर्थात हम राष्ट्र निर्माण के लिए हम में जो आवश्यक भावना है वो जागृत हो पाएगी। पहला है इसका पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिख लेंगे। दूसरा है राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। तो राष्ट्र की कल्पना उसमें रहने वाले लोगों के बिना असंभव है। ठीक, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं? तो पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण करते हैं। पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? जब पृथ्वी पर रहने वाले लोग पृथ्वी को अपनी माता मानते हैं, तब वह मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश में कहा है पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र। तो प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल पृथ्वी के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र में स्थित भूमि उस राष्ट्र के लोगों के लिए माता के समान होती है और उस राष्ट्र में निवास करने वाले लोग उस भूमि के अर्थात उस मातृभूमि के पुत्र होते हैं। और यदि यह भावना बलवान है, मजबूत है, तो निश्चय ही फिर राष्ट्रीयता का एक भाव उत्पन्न होता है। तो इसकी व्याख्या हो गई। अब आगे देखें अगला पैसेज देखते हैं। अगला है जन का प्रवाह अनंत होता है, यानी मनुष्य का जो प्रवाह है। अब यहाँ मनुष्य का प्रभाव का अर्थ यह है कि मनुष्य निरंतर हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। यानी मनुष्य मरने के बाद फिर और जन्म होता है, एक मरता है दूसरा आता है, तो ये प्रवाह हो गया, अनंत है यानी हमेशा हमेशा रहेगा। सहस्त्र वर्षों से पृथ्वी के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त कर लिए। सहस्त्र वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य का अर्थ होता है उसके साथ एक संतुलन बना रखना। तो मनुष्य ने भूमि के साथ अपना राष्ट्रीय जन यानी उस किसी राष्ट्र में रहने वाले लोगों ने उस राष्ट्र की भूमि से अपना एक संबंध, एक तादात्म्य स्थापित करके रखा है। जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती है। अब यहाँ सूर्य की रश्मियाँ यानी जब तक सूर्य निकलता रहेगा धरती पर, सूर्य की किरणें बिखेरता, सूर्य अपनी किरणें बिखेरता रहेगा धरती पर, तब तक भुवन को अर्थात इस जगत को अमृत से भी भरता रहेगा। यानी नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से जब तक भरती रहेंगी सूर्य की किरणें, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर रहेगा। यानी जब तक सूर्य है तभी तक पृथ्वी में जीवन है। यहाँ सूर्य के महत्व को बताया है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। यानी कहने का अर्थ ये है कि इतिहास में अनेक उतार चढ़ाव होते हैं। कई बार पतन होता है सभ्यता का, फिर सभ्यताएं नष्ट हो जाती हैं, फिर बन जाती हैं। तो होने के बावजूद भी जो राष्ट्र के निवासी हैं उनमें नई नई लहरें उठती रहती हैं, वो निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। इस प्रकार से लोग जो हैं वो अजर अमर बने रहते। तो जन का संततवाही जीवन यानी मनुष्यों का निरंतर बहने वाला जीवन, संततवाही माने जो निरंतर बहे, वो निरंतर बहने वाला जीवन नदी के प्रवाह की तरह है। जैसे नदी का प्रवाह निरंतर बहता है, उसी तरह से उनका जीवन भी नदी के प्रवाह की तरह ही है। ठीक, और जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। यानी जिसमें कर्म करना होता है मनुष्यों को, धरती में श्रम करना होता है, मेहनत करनी होती है, और उसके द्वारा उत्थान के जो अनेक घाट हैं उनका निर्माण होता है, अर्थात उत्थान होता है मनुष्य का। पहला जो प्रश्न है जन का प्रवाह किस तरह होता है, तो जन का प्रवाह अनंत काल से है और अनंत काल तक रहेगा। ठीक, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम बता देंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश में जरा नज़र डालते हैं। रेखांकित अंश में जन का प्रवाह अनंत होता है। अब इसका अपन को अपने शब्दों में अर्थ लिखा जाता है रेखांकित अंश में, ध्यान दीजिएगा। तो क्या लिखेंगे? प्रस्तुत रेखांकित अंश में कवि किसी राष्ट्र में रहने वाले लोगों के महत्व को प्रतिपादित करते हुए या बताते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य हैं वह अनंत काल से हैं, यानी मनुष्य मरते रहे फिर जन्म लेते हैं। तो इस प्रकार से जो जन का प्रवाह है वो अनंत काल से है। और सहस्त्रों वर्षों ने किसी राष्ट्र, सहस्त्रों वर्षों से यानी हजारों वर्षों से किसी राष्ट्र में रहने वाले लोगों ने उस राष्ट्र की भूमि के साथ एक तादात्म्य स्थापित करके रखा है। और जब तक, लेखक आगे बताते हैं कि जब तक सूर्य धरती पर निकलता रहेगा
तब तक मनुष्य बने रहेंगे, अर्थात उनका जीवन भी बना रहेगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मनुष्य इस पृथ्वी पर अमर है और अमर था और रहेगा। ठीक, आगे देखें। अगला है सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो सूर्य की रश्मियों का प्रभाव यह पड़ता है, सूर्य की रश्मियाँ पृथ्वी को अमृत से भर देती हैं, यह राष्ट्रीय जन के जीवन को अमर कर देती हैं, ये अर्थ हो जाएगा इसका। घाटों का निर्माण का आशय स्पष्ट कीजिए। घाटों का निर्माण यानी घाटों के निर्माण का आशय यह है कि मनुष्य अपने श्रम और कर्म के द्वारा निरंतर नए नए मार्ग खोलता रहता है अपने उत्थान के लिए, अपनी उन्नति के लिए। समझ गए। संततवाही का अर्थ स्पष्ट कीजिए। संततवाही से अर्थ है जीवन का निरंतर बना रहने वाला क्रम, जीवन का निरंतर बना रहने वाला कर्म, अर्थात मनुष्य का जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद फिर जन्म होता है। ठीक। राष्ट्रीय जन का जीवन कब तक अमर है। तो राष्ट्रीय जन का जीवन तब तक अमर है जब तक सूर्य की रश्मियाँ पृथ्वी पर पड़ रही हैं, या जब तक सूर्य की रश्मियाँ इस भुवन को अमृत से भर रही हैं। ठीक। जन जीवन के प्रवाह को नदी की तरह क्यों कहा गया है। जन जीवन के प्रवाह को नदी की तरह इसलिए कहा गया है कि जैसे नदी निरंतर बहती है, उसी प्रकार से जो जन का प्रवाह है और जन के जीवन का प्रवाह है वह भी निरंतर है और हमेशा रहेगा। यानी मनुष्य जन्म लेते हैं, मरते हैं और फिर जन्म लेते हैं। तादात्म्य और अजर का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो तादात्म्य का अर्थ होता है किसी चीज के साथ सामंजस्य बिठाना। इस तादात्म्य का अर्थ है सामंजस्य स्थापित करना, और अजर का अर्थ है जो कभी बूढ़ा ना हो। ठीक। या तादात्म्य का दूसरा अर्थ भी अपन लिख सकते हैं एक सा होना या एकत्व होना। ठीक। और अजर का अर्थ होता है जो क्षय रहित या जो बूढ़ा ना हो। ठीक। अब आगे देखते हैं अगला है राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। जो तीसरा अंग है किसी राष्ट्र का वो है जन की संस्कृति, उस देश में निवास करने वाले लोगों की संस्कृति तीसरा अंग है। मनुष्यों ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। यानी मनुष्य इस धरती पर युगों युगों से है और युगों युगों से उसने जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। अर्थात उसी सभ्यता के हिसाब से मनुष्य अपने जीवन को जीता है, रीति रिवाज नियम कानून बना के। रीति रिवाज और नियम कानून ही संस्कृति कहलाती है और सभ्यता कहलाती है। ठीक। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। यानी अगर किसी देश में लोग रहते हैं और वहाँ कोई संस्कृति नहीं, उनके रहने का कोई ढंग नहीं, तो फिर जन की कल्पना यानी लोगों की कल्पना करना मात्र कबंध मात्र है। कबंध का अर्थ होता है बिना धड़ का सिर। ठीक। और संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। यानी जो संस्कृति है वो उस देश, किसी देश की संस्कृति उस देश में निवास करने वाले लोगों का क्या है, मस्तिष्क है। यानी उसी के हिसाब से चलता है। जैसे मस्तिष्क महत्वपूर्ण है, बिना मस्तिष्क के कुछ नहीं हो सकता, वैसे संस्कृति के बिना भी कुछ नहीं हो सकता। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। यानी संस्कृति का विकास होगा और अभ्युदय होगा, उन्नति होगी, तभी राष्ट्र की वृद्धि होगी। यानी संस्कृति अगर ठहर जाएगी तो राष्ट्र भी ठहर जाएगा। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। अगर राष्ट्र का समग्र रूप देखा जाए तो उसमें भूमि का जितना महत्वपूर्ण स्थान है, जन का महत्वपूर्ण स्थान है, उतना ही संस्कृति भी महत्वपूर्ण है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित हो जाएं यानी वंचित हो जाएं, कर दिए जाएं, तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। यानी लोग भूमि ना हो, भूमि और जन के साथ यदि संस्कृति ना हो तो फिर राष्ट्र नहीं हो सकता। जीवन के बिटप का पुष्प संस्कृति है। यानी जीवन का जो बिटप है, वृक्ष है, उसका जो फूल है वो है संस्कृति। प्रकृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है, माने मौजूद है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ माने सुगंध में ही राष्ट्रीय जन यानी किसी देश में निवास करने वाले लोगों के जीवन का सौंदर्य और यश मौजूद है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। यानी ज्ञान और कर्म दोनों को अगर इकट्ठा मिला दिए जाए तो वही संस्कृति है। भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है, कर्म के क्षेत्रों में जो रचा है, दोनों के क्षेत्र में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। यानी भूमि पर बसने वाले जो लोग हैं, ठीक, भूमि पर बसने वाले जो लोग हैं उन्होंने ज्ञान के क्षेत्रों में जो कुछ सोचा है यानी जो ज्ञान प्राप्त किया है, और कर्म के क्षेत्रों में जो भी किया है, जो रचना की है, दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन होते हैं। यानी कोई भी देश यदि कुछ ज्ञान प्राप्त करता है तो उससे उसकी संस्कृति का पता चलता है,
उस ज्ञान से, और जो कर्म के द्वारा कोई नई चीज़ का विकास करता है, रचना करता है, तो उससे भी उसकी संस्कृति का दर्शन होता है। जीवन के विकास की युक्ति ही संस्कृति के रूप में प्रकट होती है, यानी जीवन का विकास का जो युक्ति है, तरीका है, वही संस्कृति है। प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति को निश्चित करती है, यानी प्रत्येक जाति किसी देश में निवास करने वाले लोगों का समूह जाति कहलाती है। ठीक, प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के हिसाब से इस युक्ति को निश्चित करती है, यानी संस्कृति का निर्माण करती है, उसको निर्धारित करती है, उससे प्रेरित संस्कृति का विकास करती है, फिर अपने हिसाब से संस्कृति का विकास भी करती है उससे प्रेरित संस्कृति का। तो इस दृष्टि से प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावना के अनुसार पृथक पृथक संस्कृतियाँ राष्ट्र में विकसित होती हैं। तो लोगों की भावना के अनुसार, जिस प्रकार की लोगों की भावना होगी वैसी संस्कृति होगी, परंतु उन सब का मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय पर निर्भर है। लेकिन समस्त संस्कृतियों का जो मूल आधार है वो आपसी सहिष्णुता माने सहनशीलता और समन्वय, यानी आपस में एक दूसरे में मिल के रहना, ये इस पर निर्भर करता है। तो पहला क्वेश्चन है, उपर्युक्त पद्यांश के लेखक और शीर्षक का नाम लिखिए। गोदे लिख लोगे आप। राष्ट्र का तीसरा अंक क्या है? तो राष्ट्र का तीसरा अंक उस राष्ट्र की, किसी राष्ट्र की संस्कृति है। राष्ट्र वृद्धि कैसे संभव है? तो राष्ट्र वृद्धि संस्कृति के विकास से ही संभव है। ज्ञान और कर्म के संयुक्त प्रकाश को क्या कहा जाता है? तो ज्ञान और कर्म के संयुक्त प्रकाश को, ठीक, संस्कृति कहा जाता है। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंश ऊपर दिया है, समझे जरा। रेखांकित अंश दिया है, ऊपर दिया है, समझे। ये दिया है रेखांकित अंश आपका। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। जीवन के बिटप का पुष्प संस्कृति है, यानी किसी भूमि में निवास करने वाले लोग और जन अपनी संस्कृति से अलग हो जाएं, विरहित हो जाएं, वंचित हो जाएं, तो फिर राष्ट्र का लोप यानी राष्ट्र नष्ट हो जाएगा। तो रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक संस्कृति को जीवन के वृक्ष का पुष्प बताते हुए कहते हैं कि यदि किसी देश में निवास करने वाले या किसी देश की भूमि और उस देश पर निवास करने वाले लोग अपनी संस्कृति से वंचित हो जाएं, तो निश्चित ही उस देश में राष्ट्रीयता का होना ही ना माना जाएगा, अर्थात राष्ट्रीयता नष्ट हो जाएगी। संस्कृति का क्या तात्पर्य है? तो संस्कृति से तात्पर्य उस देश में लोगों के रीति रिवाज को, लोगों की भावना को संस्कृति कहते हैं। ठीक, लेखक ने क्यों कहा है कि संस्कृति के सौंदर्य में जीवन का सौंदर्य छिपा हुआ है? तो संस्कृति के सौंदर्य में जीवन का सौंदर्य छिपा हुआ है क्योंकि बिना संस्कृति के जीवन सौंदर्यपूर्ण नहीं रह सकती। संस्कृति होगी तभी व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, उन्नति कर सकता है। राष्ट्रीय संस्कृति किसे कहते हैं? तो राष्ट्रीय संस्कृति क्या कहलाती है? तो किसी देश के द्वारा सोचा गया ज्ञान और किया गया कर्म ही उस देश की राष्ट्रीय संस्कृति कहलाती है। ठीक है, अब अगला देखें। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है, यानी इस पूरा प्रकृति है जो धरती की, उसमें उसके विशाल प्रांगण में माने मैदान में समस्त जातियों की समान क्षेत्र, यानी सभी के लिए रहने के लिए उचित पर्याप्त स्थान है। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है, यानी समन्वय का मार्ग, यानी आपसी मेलजोल का जो मार्ग है, अगर उस मार्ग से कोई भी राष्ट्र या कोई भी लोग चलेंगे तो उनकी भरपूर प्रगति होगी, उन्नति होगी। ठीक, और ऐसा करने का सबको अधिकार है। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता, किसी भी जन को पीछे छोड़कर, यानी अगर कोई एक व्यक्ति छूट जाए और आगे बाकी व्यक्ति निकलने की कोशिश करें तो फिर वो राष्ट्र पीछे रह जाएगा, यानी सभी लोगों को राष्ट्र के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना अनिवार्य है। अतः राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी चाहिए, यानी राष्ट्र के प्रत्येक अंग से अर्थ है कि राष्ट्र का एक एक कोना, एक एक व्यक्ति छूट न जाए राष्ट्र की मुख्य धारा में साथ रहने के लिए। तो राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार और निर्बलता का निवास है तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में असमर्थ रहेगा, यानी अगर किस राष्ट्र के किसी एक हिस्से में कोई खराबी है तो पूरा समझ लो उस हिस्से में तो फिर स्वास्थ्य रह ही नहीं सकता, यानी फिर पूरा देश स्वस्थ नहीं माना जाएगा। इस प्रकार समस्त राष्ट्र को जागरण और प्रगति की एक जैसी उदार भावना से संचालित होना चाहिए, यानी पूरा राष्ट्र एक जैसा जागरण हो, सभी लोग समझदार हों और एक जैसी प्रगति हो।
तो ये उदार भावना होनी चाहिए, यानी समान विकास और समान जागृति। ठीक। पहला है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो उपर्युक्त गद्यांश का जो अपन को संदर्भ लिखना है, समझें, उपर्युक्त गद्यांश का क्या लिखना है अपन को? संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध से उद्धृत है। ठीक। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो अब रेखांकित अंश की अपन को व्याख्या करनी है। तो रेखांकित अंश अपना क्या कहता है कि किसी जन को छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसको जब अपन व्याख्या करेंगे तो लिखेंगे प्रस्तुत रेखांकित अंश में राष्ट्र की उन्नति के लिए आवश्यक है कि राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ अन्य लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चले, तभी देश उन्नति कर सकता है। यदि देश के या राष्ट्र के किसी भी एक हिस्से में अंधकार है और किसी भी प्रकार की निर्बलता है तो निश्चित ही राष्ट्र का वह हिस्सा कमजोर होगा, और यदि कोई भी हिस्सा कमजोर है तो राष्ट्र कभी भी समग्र रूप से उन्नति नहीं कर पाएगा। तो ये इसकी रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। इसके बाद राष्ट्र के प्रत्येक अंग की, अगला है राष्ट्र के प्रत्येक अंग की हमें सुध क्यों लेनी चाहिए? तो राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध लेना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यदि कोई भी हिस्सा अंधकारमय या निर्बल रहेगा तो समग्र राष्ट्र स्वस्थ नहीं माना जाएगा। समस्त देशवासियों को एक जैसी भावना से ओतप्रोत होना चाहिए। क्यों ओतप्रोत होना चाहिए? क्योंकि ये संपूर्ण राष्ट्र के लिए और संपूर्ण राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक है। ठीक। इस पृथ्वी को पर सबको एक समान अधिकार किस दृष्टि से प्राप्त है? तो किस दृष्टि से प्राप्त है? तो भरपूर प्रगति और उन्नति की दृष्टि से, है ना। तो इस पृथ्वी पर सबको एक समान अधिकार समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने, यानी समन्वय के मार्ग में भरपूर प्रगति और उन्नति करने से प्राप्त है। ठीक है। आगे देखें अगला है जंगल में जिस प्रकार अनेक लता, वृक्ष, वनस्पति अपने अदम्य भाव से, यानी एक दूसरे से मेलजोल वाले भाव से, अदम्य माने प्रचंड भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, यानी इनके जो अदम्य भाव से जो आपस में ये सम्मिलन रहता है, इनका आपसी मेल जोल रहता, उसे अविरोधी माने एक दूसरे के लिए विरोधी नहीं, अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं, यानी एक ही राष्ट्र में अलग अलग संस्कृतियों के लोग एक सामूहिक संस्कृति बनाकर साथ में रहते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन यानी राष्ट्र में रहने वाले लोग राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती हैं। यानी एक राष्ट्र में जो अनेक विधियां हैं लोगों की, यानी अलग अलग जो संस्कृतियां हैं, वे सभी मिलके एक संस्कृति बनाती हैं, यानी समन्वय, राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती है, यानी एक बना के एक संस्कृति कहलाती है। तो समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है, यानी सभी लोग मिलके रहेंगे तभी राष्ट्र सुखी हो पाएगा। तो पहला क्वेश्चन है जंगल और राष्ट्रीय जन में क्या समानता है? तो जिस प्रकार से जंगल और राष्ट्रीय जन में समानता इस प्रकार से है, जैसे जंगल में सभी लता, वृक्ष और वनस्पति अदम्य भाव से एक साथ मिलकर रहते हैं, उसी प्रकार से एक राष्ट्र में अलग अलग संस्कृतियों के लोग आपस में मिलकर एक संस्कृति बनाते हैं और एक साथ रहते हैं। ठीक। अगला है विभिन्न संस्कृतियों के मिलन की तुलना किससे की गई है? तो विभिन्न संस्कृतियों के मिलन की तुलना समुद्र से की गई है। ठीक। आगे देखो, यह विभिन्न संस्कृतियों के मिलन की तुलना एक समन्वय युक्त राष्ट्रीय संस्कृति से की गई, ये भी लिख सकते हैं अपन। ठीक। अदम्य और अविरोधी का अर्थ क्या है? अदम्य का अर्थ होता है प्रचंड और अविरोधी का मतलब होता है साथ देने वाला, जो विरोध ना करे। समझ गए? साथ देने वाला, ठीक, जो विरोध ना करे। यानी अदम्य का अर्थ होगा प्रचंड या प्रबल, और अविरोधी का मतलब होता है विरोध ना करने वाला। अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक। तो समझे जरा रेखांकित अंश को। तो रेखांकित अंश क्या कहता है? समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। तो प्रस्तुत रेखांकित अंश में कभी मिलजुल कर रहना ही किसी राष्ट्र के लिए आवश्यक बताते हैं, यानी मिलजुल कर रहना ही
राष्ट्र के हित में होता है। जैसे जंगल में अनेक लता, वृक्ष और वनस्पति एक साथ मिलकर रहते हैं, उसी प्रकार से किसी राष्ट्र में अलग अलग मत संप्रदाय के लोग, संस्कृतियों को मानने वाले लोग उस राष्ट्र की एक सामूहिक संस्कृति बनाकर एक साथ एक भाव से रहते हैं। ठीक। अगला है उपरोक्त पद्यांश का शीर्षक और लेखक का नाम, ये आप दे दोगे। इसके बाद आगे चलो। अगला है धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन अपरिचित ना होगा। यानी धरती माता जो है उसकी कोख में, यानी धरती गर्भ में बहुत सारी निधियां, खजाने हैं, जिसके कारण धरती को वसुंधरा कहा जाता है। उससे कौन परिचित ना होगा। लेखक कहते हैं कि उससे कौन परिचित ना होगा, परिचित ना होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्ष से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी गर्भ में पोषण मिला, यानी लाखों करोड़ों वर्ष से अनेक प्रकार की धातुएं पृथ्वी पर मौजूद हैं। और दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर, यानी नदियां जो दिन रात बहती हैं तो पहाड़ों को काटती हुई आती हैं, पीस पीस कर आती हैं, तो अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी के देह को सजाया है। यानी नदियों ने बरसों से बहकर, लाखों वर्षों से बहकर और अपने साथ मिट्टी लाकर धरती की देह को सजाया, अर्थात धरती को पोषित किया है। तो हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए, भावी माने भविष्य के, आर्थिक अभ्युदय माने आर्थिक उन्नति के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। यानी धरती के स्वरूप की पूरी जानकारी रखना आवश्यक है कि नदियां क्या हैं, नदियां कैसे मिट्टी बहाती हैं और कहाँ कहाँ जमा करती हैं, ये सब मतलब धरती संबंधित, उसके खजाने संबंधित जानकारी रखना आवश्यक है। पृथ्वी गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से सवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। यानी धरती की गोद में जो जड़ पत्थर होते हैं, वो शिल्पी जब उनको संवारते हैं तो फिर वही सौंदर्य के प्रतीक यानी रत्नों का रूप ले लेते हैं। तो नाना भांति के अनगढ़ नग, नग माने पर्वत, बिंद की नदियों के, नग माने नग भी होता है, नग माने जो हाथों में नग पहना जाता है वो, कि अनगढ़ नग, अनगढ़ का मतलब है जिसको तराशा न गया हो। तो नाना प्रकार के जो नाना माने विभिन्न प्रकार के जो नग पाए जाते हैं, जो बिंध्य की नदियों में पाए जाते हैं, विंध्याचल की नदियों में, है ना, कि नदियों के प्रभाव में सूर्य की धूप में चिलकते रहते हैं। यानी ये रत्न सूर्य की धूप में नदियों के पास चिलकते रहते हैं। उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं, यानी जब चतुर कारीगर उसको पहलदार कटाव में लाते हैं, अर्थात उनको काटते हैं, अच्छे से डिजाइन करते हैं, तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है, तब वे नई शोभा और सुंदरता प्रकट करते हैं और वे अनमोल हो जाते हैं वे रत्न। देश के नर नारियों के रूप मंडल और सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है, अतएव हमें इसका ज्ञान होना भी आवश्यक है। यानी नर नारियों का जो रूप मंडन है, सौंदर्य प्रसाधन है, उनका सजना संवरना है, उनमें इन सब रत्नों का भी अपना योगदान रहा है। ठीक, तो इनका ज्ञान होना भी हमें आवश्यक है। ठीक, पहला है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, लिख लोगे बेटा। गद्यांश के पाठ का नाम, पाठ का शीर्षक, लेखक का नाम लिख लोगे। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, तो रेखांकित अंश पर देखते हैं क्या है। रेखांकित अंश क्या है कि रेखांकित ऊपर से है कि प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक धरती की कोख में मौजूद अनेक प्रकार के अमूल्य निधियों के बारे में बताते हैं कि पृथ्वी बहुत सारी निधियों को अपने गर्भ में समाये हुए हैं, जिस कारण से उसको वसुंधरा कहते हैं। ठीक, फिर आगे, और लाखों करोड़ों वर्ष से पृथ्वी ने इन निधियों को अपने गर्भ में पोषण दिया है। बस ये इसकी व्याख्या हो गई। धरती माता को वसुंधरा क्यों कहते हैं? क्योंकि धरती माता अपनी कोख में बहुत सारे रत्नों को धारण किए हुए हैं। किसने पृथ्वी की देह को सजाया है? तो किसने पृथ्वी की देह को सजाया है? तो इसका आंसर होगा ऊपर। हाँ, तो इसका ये आंसर है, देखें जरा यहाँ से। ठीक, तो दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस पर भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टियों को अपने साथ बहाकर पृथ्वी की देह को सजाया है। बहाकर या ढोकर पृथ्वी में फैलाकर पृथ्वी की देह को सजाया। ठीक, आर्थिक विकास के लिए क्या आवश्यक है? तो आर्थिक विकास के लिए क्या आवश्यक है, इसका भी ऊपर था। हमारे भावी आर्थिक विकास अभ्युदय के लिए इन सबकी जांच पड़ताल करना आवश्यक है। किसकी जांच पड़ताल करना? पृथ्वी गर्भ में स्थित विभिन्न प्रकार की निधियों की जांच पड़ताल करना आवश्यक है। क्या हो जाएगा? आर्थिक विकास के लिए पृथ्वी के गर्भ में स्थित विभिन्न प्रकार के रत्नों निधियों की जांच पड़ताल करना आवश्यक है। अमूल्य निधियां कहाँ भरी हैं? तो अमूल्य निधियां पृथ्वी के गर्भ में भरी हैं। आगे देखें, अगला है
साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद मान मनोरंजन, अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। यानी किसी देश में निवास करने वाले लोग जो अपनी भावनाओं को नृत्य के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से यानी कुछ लिख कर, है ना, कला के माध्यम से, गीत के माध्यम से और मनोरंजन के माध्यम से प्रकट करते हैं। आत्मा को जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। यानी आत्मा का जो विश्वव्यापी यानी पूरे संसार में फैला हुआ जो आत्मा का जो आनंद भाव है वो कैसे पता चलता है? इन्हीं मनोरंजन से पता चलता है, साहित्य से, कला से, नृत्य से, गीत से। ठीक, विविध रूपों में साकार होता है। यानी ये सब चीज़ें आनंद का प्रतीक। अगर नृत्य करते हैं तो उससे आनंद प्राप्त होता है, ठीक है, गीत गाते हैं तो उससे आनंद प्राप्त होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं। हालांकि अगर देखा जाए बाहरी रूप से तो संस्कृति की जो ये लक्षण हैं ये अनेक दिखाई देते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से इनमें एक सूत्रता है। यानी आंतरिक आनंद के रूप में देखा जाए तो ये सभी एक सूत्र में बंधे हैं। जो व्यक्ति सहृदय है यानी जो सरल हृदय का है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है। यानी जो सरल हृदय का है वो किसी भी संस्कृति के आनंद पक्ष को देता है, उसके अच्छे पक्ष को देता है, उसके बुरे पक्ष को नहीं देखता और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। अगर ऐसे लोग होंगे, इस प्रकार की भावना रखेंगे तो निश्चय ही किसी राष्ट्र के लिए हितकर होगा, उसके स्वास्थ्य के लिए भी हितकर होगा। ठीक, पहला है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिख लेंगे आप, ऊपर बता चुका हूँ। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक, रेखांकित अंश की क्या करनी है? व्याख्या करनी है। तो रेखांकित अंश क्या कह रहा है कि यद्यपि बाह्य रूप से की दृष्टि से संस्कृति की ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। तो प्रस्तुत रेखांकित अंश में कवि लेखक स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि हालांकि कोई भी देश बाहरी रूप से अर्थात अपनी भौतिक संरचना के आधार पर अलग अलग हो सकता है, लेकिन यानी कोई भी देश विभिन्न प्रकार की भौतिक सीमा क्षेत्रों में बंधा हो सकता है, लेकिन उसके अंदर जो संस्कृति है, जो उसका आंतरिक आनंद रूप है संस्कृति के रूप में, वह एक है सभी में। और फिर आगे बताते हैं कि एक सहृदय व्यक्ति ही प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार कर सकता है और उससे आनंदित हो सकता है, और जो सहृदय नहीं होगा वो संस्कृति से आनंदित नहीं हो सकता। फिर अगला है क्वेश्चन, सहृदय व्यक्ति किसे स्वीकार करके प्रसन्नचित होता है? तो सहृदय व्यक्ति किसी संस्कृति के, प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करके आनंदित होता है या प्रसन्नचित होता है। ठीक है, राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को किन किन रूपों में प्रकट करते हैं? तो राष्ट्रीय जन अपने मानसिक भावों को साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद आदि में प्रकट करते हैं। ये ऊपर आंसर दिया है। ठीक, आगे है अनेक जनों से बने राष्ट्र के लिए क्या स्वास्थ्यकर है? तो अनेक जनों से बने राष्ट्र के लिए विभिन्न संस्कृतियों के प्रति उदार भावना से भरे लोग स्वास्थ्यकर हैं। समझ गए बात? या ये लिख सकते हैं अनेक जनों से बने राष्ट्र के लिए उदार भावना स्वास्थ्यकर है। बात खत्म। ठीक, अगला देखें। अगला है, अब अगला जो है यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। यानी हम धरती के प्रति एक प्रणाम भाव रखेंगे, आदर का भाव रखेंगे, तो यही हमारे लिए एक दृढ़ बंधन का काम करेगा, हमें जोड़े रखेगा आपस में। इसी दृढ़ भित्ति पर यानी इसी दृढ़ दीवार पर, भित्ति माने दीवार पर, राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। यानी यही अगर दृढ़ मजबूत नींव रही तो उससे राष्ट्र का भवन तैयार हो पाएगा। इसी चट्टान पर राष्ट्र का चिर जीवन आश्रित रहता है। यानी ऐसी ही चट्टान पर राष्ट्र का चिर जीवन, यानी कोई राष्ट्र बहुत यदि दूर तक उन्नति करना चाहता है तो अगर वो इसी तरीके से प्रणाम भाव में रहेगा तो ही वो उसका जीवन बहुत लंबे तक रहेगा। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। अगर मनुष्य इसी मर्यादा को मानेंगे तो राष्ट्र के प्रति उनका क्या कर्तव्य है, मनुष्य के प्रति क्या कर्तव्य है, वो सब जान जाएंगे और फिर वो अधिकारों को भी समझ जाएंगे। यानी फिर कर्तव्य समझेंगे तो अपने अधिकारों को भी समझ जाए, अधिकारों का भी उदय होगा। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। यानी जो भी जन, यानी किसी देश में रहने वाले लोग अगर पृथ्वी से माता का संबंध रखते हैं तो ही वे फिर पृथ्वी में जो खजाना है, जो पृथ्वी के वरदान है, माने पृथ्वी के खजाने हैं, जो संपदा है, फिर वो उसी का अधिकार रख सकता है। माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है।
यानी माता के प्रति प्रेम और सेवा भाव जो होता है वो पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य होता है। तो अगर माता मानेगा तो निश्चित ही सेवा करेगा, है ना, अपना कर्तव्य समझेगा, प्रेम करेगा। तो इसलिए माता का भाव होना आवश्यक है। वह एक निष्कारण धर्म है। निष्कारण धर्म माने बिना स्वार्थ का धर्म है, यानी किसी मातृभूमि के प्रति हमें माता का भाव अगर रखेंगे तो ही हम उसकी सेवा कर पाएंगे। आगे देखें, उपरोक्त गद्यांश का पाठ का शीर्षक तथा लेखक का नाम लिखिए। अब पाठ का शीर्षक लेखक बता ही देंगे, ठीक। इसमें हालांकि आंसर भी हैं, लेकिन मैं ऐसे ही समझाता हूँ इसको। किस दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जा सकता है ना। तो भूमि और जन के आपसी दृढ़ बंधन की भित्ति पर ही राष्ट्र का भवन तैयार किया जा सकता है। अगला है, किस मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। किस मर्यादा को मानकर, कि यदि हम धरती के प्रति मात्र आदर का भाव रखेंगे तो ही राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय हो पाएगा, ठीक। आगे देखें, किसे पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। तो किसे पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। तो वह जो पृथ्वी को माता के रूप में देखता है और पृथ्वी के साथ माता और पुत्र का संबंध रखता है, उसे ही पृथ्वी के भागों में पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। आगे देखें, पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य क्या है। माता के प्रति प्रेम और सेवा भाव, ठीक। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर है वो पूरी तरह मैंने एक एक एक्सप्लेन किया है। तो इसको पूरा तैयार कर लेंगे तो निश्चित ही पेपर में ही आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।